नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हिंदी की हिस्ट्री के साथ हम आपके साथ दोबारा मिल रहे हैं। हिंदी की हिस्ट्री में कल आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे और समझे होंगे, और जीएस का भी अपना एक मज़ा है। इस सब्जेक्ट में खास बात यह है कि हिस्ट्री पिक्चराइज सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्टिव सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी पिक्चराइज सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्टिव सब्जेक्ट है। कहने को सब अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच में एक इंटर रिलेशन सिस्टम है, एक अंतर संबंध है। जैसे अलग अलग वाद्य यंत्र, हारमोनियम, कैसियो, गिटार, बांसुरी का बजाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अंदर से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर भी है। आप सिविल की तैयारी करते हैं, एनडीए सीरियल की तैयारी करते हैं, बाकी कोई भी एग्जाम हो, बेस सबका वही होता है, क्वेश्चन सारे वही आते हैं। अब इतिहास में कुछ कोई क्वेश्चन अगर आता है भारत छोड़ो आंदोलन से, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही हुआ। तो ये नहीं बड़े एग्जाम का बड़ा जादू, छोटे एग्जाम में कोई जादू ही ना हो, ऐसा तो है नहीं। आईएएस के एग्जाम में ये 72 हो जाए, यूपीएसआई में आंदोलन खतरे में पड़ जाए। तो जो होता है वही रहता है। मकान कितना भी बड़ा हो, जड़ें भी वही होती है। पौधा कितना भी ऊंचा हो, उसकी रूट्स, जड़ें लगभग वही होती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बेस अपना मजबूत करें, और इसी उम्मीद के साथ इसको हम समझा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हों उनको और समझिएगा। जहाँ जहाँ डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं करता जा रहा हूँ। रही बात मीडियम की, तो दोनों मीडियम एक साथ संभव था नहीं, तो समझाने में मैं कोशिश करूँगा जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझें। समझ की कोई भाषा नहीं होती। आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। अगर आंसर की बात करें तो इसका संबंध है तीसरे मैसूर युद्ध से। आंग्ल मैसूर युद्ध जो थर्ड हुआ था, इसी में अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में तीसरी मैसूर संधि हुई थी। और टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और 3 संधियां इसमें हुई। इसको आप इस तरीके से देखिएगा। पहला जो हुआ था 1767 से 1769, और इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जो अनिर्णित खत्म हुआ। अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में मद्रास की ट्रीटी यानी संधि हुई, और हैदर अली की इसमें बीच विजय मानी जाती है। वो अंग्रेजों से फेस करने में सफल रहे। आगे चलकर के अगला युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ। इस युद्ध की खास बात यह कि हैदर अली की युद्ध में ही डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान में सुल्तान बने, और बस्तियां देखते हुए अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच अगली संधि हुई, जिसको बोलते हैं मैंगलोर की संधि। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे कि मैंगलोर की संधि कब हुई, किसके किसके बीच हुई। संधियों का क्रम पूछा जाए तो पहले मद्रास आएगा, फिर मैंगलोर आएगा। आगे चल करके अंग्रेजों ने मराठों के साथ, निजाम के साथ मिलकर के गठजोड़ बनाया, और 1790 से 1792 के इस युद्ध में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पूरी हार हुई, और जो आपका क्वेश्चन है, इसी में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, अपने बेटे को रखने पड़े, और बुरी तरीके से मैसूर राज विफल हो गए। अपनी हार को बर्दाश्त न करते हुए टीपू सुल्तान आगे सक्रिय रहे, और चौथे मैसूर युद्ध में, जो माना जाता है कि 1799 में हुआ, इसमें टीपू सुल्तान की युद्ध में हार हुई। युद्ध में वीरगति मिली। जब राजा ही नहीं रहा तो संधि कहाँ से हो सकती। तो 4 युद्ध हुए, 3 संधियां हुई। पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा रंगपट्टम। इस तरीके से आप इसमें अपना जो भी बुक्स पढ़ रहे हो वो देखिएगा, और जो जो चीज़ें कॉन्सेप्टिव में मैं समझाते चल रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। आपको बताते चलें, पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी हुआ था, पूना की येरवदा जेल में। और दलित मुद्दे को लेकर के हुआ था, जिसमें गांधी जी ने स्ट्राइक की थी। बाद में अंबेडकर और गांधी ने मिलकर के संयुक्त इलेक्शन पर सहमति दिखाई। जो भी इलेक्शन होगा साथ साथ होगा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा क्वेश्चन असत्य है।
ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये गलत है। या नेहरू हटेंगे तो इनके स्थान पर महात्मा गांधी आ जाएंगे। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। क्या? दलित वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। दलित वर्ग डिसाइड टू इलेक्शन विद कॉन्सेप्टिव सिस्टम, और कंबाइंड इलेक्शन को वरीयता दी विद द रिप्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्शन। प्रोविंशियल विधान पालिकाओं में वंचित वर्गों की सीटें बढ़ाई गई, आरक्षित की गई। ले दे करके ये था पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, और पूछा गया है कि क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन। भारत में जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहां सबसे अधिक सदाबहार वन पाए जाएंगे। भारत में मानसून की 2 ब्रांचें हैं, ईस्टर्न ब्रांच और वेस्टर्न ब्रांच। इसी आधार पर भारत में ये वन आपके उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये आपका भारत का एक प्रायद्वीपीय भारत का एक इमेज है। मानसून की एक ब्रांच अरब सागर से चलती है, एक ब्रांच बंगाल खाड़ी से चलती है। तो वर्षा होने से जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये पूरा यहाँ पर सबसे अधिक फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और ऐसे ही जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर भी सबसे अधिक फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और हम मान सकते हैं मानसून अधिक होने के कारण इस पूरी एरिया में ये आपके सदाबहार वन होंगे। ऐसे नॉर्थ ईस्ट में भी सदाबहार वन होंगे। ईस्टर्न कोस्ट में वन नहीं होंगे क्योंकि मानसून इधर कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता भी इन्हीं दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 यानी बी। आगे बढ़ा जाए। ठीक, अगला है खारदुंग ला पास किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पास, सबसे ऊंचा धरना। और अभी हाल ही में यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये होगा लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? जापान 4 द्वीपों का एक समूह है। और पहले तो आंसर पे आते हैं, फिर जापान को समझाते हैं। इसका आंसर होगा होन्शु और क्यूशु। एस फॉर हिरोशिमा, एस फॉर होन्शु। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। सीडीएस एनडीए यूपीएससी सिविल में क्वेश्चन कभी डायरेक्शन वाइज आते हैं। आपको ध्यान रखना है, जापान अगर है तो ये नॉर्थ होगा जापान का, ये साउथ होगा जापान का। नॉर्थ से साउथ जब हम चलेंगे तो सबसे पहला द्वीप पड़ेगा आपका होकाइडो, नंबर 1। ठीक, नंबर 2 पर आपका आएगा होन्शु, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। आप देख सकते हैं मेन जापान इसी में है, और इसी होन्शु में ही आपका हिरोशिमा था। ये हिरोशिमा है। शिकोयू नंबर 3 पर है, जो जापान का सबसे छोटा द्वीप है। और सबसे साउथेस्ट द्वीप है क्यूशु, नंबर 4। क्यूशु में ही आपका नागासाकी है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो इतना अगर देखते रहेंगे बीच बीच में तो कल को कैसे भी क्वेश्चन आए आप निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारचुक्की वाटरफॉल स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। सिंपल क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने को होता नहीं है, इसलिए थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। भारत और ओमान 2 देश मिलकर के भारत में 2 रिफाइनरी पर काम कर रहे हैं। बीना रिफाइनरी जो मध्य प्रदेश में है, और इसी के साथ एक है महाराष्ट्र में रत्नागिरी रिफाइनरी। ये दोनों रिफाइनरी में ओमान देश और भारत देश मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा बीना, और ऑप्शन अगला है रत्नागिरी। अब थोड़ा संविधान पर भी हाथ पर मान लें। आर्टिकल उनका मिलान पूछा गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को मर्सी पावर है, क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट इज एडवाइजरी कोर्ट, राष्ट्रपति को यदि आवश्यकता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी कोर्ट के रूप में है, तो ये आर्टिकल भी सही है। 360 में हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, सही है। और भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और उसकी पावर आर्टिकल 148 से 151 तक है, चारों सही है। उपरोक्त सभी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी तो है, तो कमियां ना निकालें, भी पॉजिटिव सकारात्मक बने। और वैसे कोरोना के समय तो और जरूरी है।
समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टोस सिस्टम, इसको बोलते हैं हिंदी में परमिट व्यवस्था, परमिट सिस्टम। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों को गॉड ऑफ सी, समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया था। तो जो भी जहाज भारत में आता था तो वो अरब सागर से आया, चाहे कहीं से भी, जैसे सपोज करिए ये आपका भारत है, फिर हम कोशिश करते हैं समझाने की, ये आपका अरब सी है। अब कोई भी जहाज अगर आएगा ऐसे, तो इस पूरे ओशन पर पुर्तगालियों का कब्जा है। यानी यहाँ पर आपको चाहे आना हो चाहे जाना हो, इंपोर्ट करें चाहे एक्सपोर्ट, पुर्तगालियों से ही आपको सीमा शुल्क परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसी आधार पर समुद्र के ये पूरे के पूरे रक्षक और मालिक बन गए थे। और यही वजह थी पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति को देखते हुए आगे यही काम फिर अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने किया। तो इसी को बोलते हैं कॉटाइज यानी परमिट सिस्टम। नेक्स्ट, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है? संकोच नदी ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। इस इमेज में ध्यान से देखिए, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आ रही तांगशांगपो, और इसी ब्रह्मपुत्र में कई नदियां मिलती हैं ऊपर से। तो ये आपकी है संकोच नदी। ये आपका स्टेट है असम, और ये है इधर का ये स्टेट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल असम के बॉर्डर से होकर ये निकलती है। तो इसके एक तरफ असम है, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल, और फिर आगे चलकर के ये ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिल जाती है। तो संकोच नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, भारत के दो राज्य इससे जुड़े हैं और ये उनकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है? तो बिना किसी विवाद के एंडीज पर्वत, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर के आसपास है, और ये साउथ अमेरिका में आप देखिए, ये पूरा का पूरा एंडीज माउंटेन सिस्टम है। ये एक फोल्डर माउंटेन है, वलित पर्वत, जैसे हमारा हिमालय और रॉकी पर्वत, और पूरे अमेरिका को ये कवर करता है। नंबर 2 पर है रॉकी पर्वत, और हमारा हिमालय 2500 किलोमीटर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पर्वत। लेकिन ऊंचाई में हिमालय विश्व का सबसे हाईएस्ट पर्वत है, और लंबाई में एंडीज दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत। एक बार फिर समाधान, राष्ट्रभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य? तो चारों पढ़िए। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पहला ही गलत है। सबको पता है प्रधानमंत्री नहीं होता है, हमारे प्रेसिडेंट 12 मनोनीत सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, जो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। बाकी जो सदस्यों का इलेक्शन होता है। बाकी क्वेश्चन देखिए, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, और उतने सदस्यों का फिर चुनाव होता है एवरी सेकेंड ईयर, 1/3 मेंबर रिटायर्ड। राज्यसभा नेवर सस्पेंडेड, परमानेंट हाउस है तो कभी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा का चेयरमैन होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। संसद में कौन कौन होता है? संसद एक विधायिका है और इसके 3 पार्ट होते हैं। अपर छोर पर प्रेसिडेंट, जो उसका मुखिया है, तो कानून बनाने वाली संस्था में राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। एक हाउस है जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा सदन संसद के 2 परमानेंट 2 हाउस हैं। कोई भी कानून बनाते हैं दोनों हाउसों की सहमति से बनता है। 2/3 राज्यसभा एग्री हो और 2/3 यदि लोकसभा एग्री है तो संसद से बना हुआ कानून राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, वो इसको ओके करता है, तभी वो कानून पब्लिक को बनाया जाता है। संसद एक किचन के समान अगर है तो राज्यसभा और लोकसभा घर के मेंबर हैं, ये अच्छी अच्छी डिश बनाते हैं। खाना बनाने के बाद और पब्लिक को परोसने से पहले, सर्व करने से पहले घर के जो मुखिया हैं उनको नमक चखाया जाता है, मसाला दिखाया जाता है। अगर नमक कम है तो फिर लौटा देंगे, सही करो, अच्छा है तो फिर तारीफ करेंगे, आगे भेज देंगे। यही वजह है कि राष्ट्रपति कानून बनाने में एक अहम रोल प्ले करता है, और इसी आधार पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर के आधार पर मनमाने कानून को बनाने से रोकता भी है, और अच्छा कानून है तो उसको आगे बढ़ाता है। तो संसद में राष्ट्रपति भी आएगा, लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा भी। तो आंसर इसका डी होना चाहिए, सबसे क्लियर है। संविधान में लोकसभा के लिए SC/ST आरक्षण का आर्टिकल होगा 330।
यहाँ पर ये गलत है, इसको करिए 330। 330 में ध्यान रखना है लोकसभा है, लोकसभा में SC ST। और 332 अगर आ जाए तो इसमें जो हमारी असेंबली है विधानसभा, यहां पर SC एंड ST रिजर्वेशन है, ठीक। 30 में लोकसभा, 32 में विधानसभा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र, अंडमान निकोबार का अपना खुद का कोई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट, तो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इसको देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप का भी अपना कोई कोर्ट नहीं है, तो केरल में देखा जाता है। इसको इस तरीके से समझाएं, जितने भी भारत के केंद्र शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली को छोड़कर इनका अपना कोई भी कोर्ट नहीं है। हाँ, अभी हाल में आपका दादरा दमन द्वीप, इनमें प्रोसेस चल रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप आपका ये रहा, लक्षद्वीप ये रहा। तो यहाँ पर केरल स्टेट है, तो लक्षद्वीप केरल, और अंडमान इधर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता। तो ये दोनों केंद्रशासित क्षेत्र अपने निकट राज्यों से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपको मद्रास स्टेट नहीं लगाना है, इसको जोड़ना है आपको वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता से। लोकल विंड्स और उनका एरिया पूछा गया ज्योग्राफी में, वायुमंडल का एक क्वेश्चन है। मिस्टल, कुछ वार्म विंड होती हैं, कुछ कोल्ड विंड होती हैं। मिस्टल पवन चलती है फ्रांस और इटली के आसपास, सही है। सिराको को बोलते हैं फ्लड रेन विंड्स, खूनी रक्त वर्षा पवन, जो उत्तरी अफ्रीका के सारा अमृतस्थल में और दक्षिण यूरोप में इटली के पास चलती है। इस फिगर में आप ध्यान से देखें तो ये आपका सारा डिजर्ट्स है ये पूरा, और यहाँ पर इटली है। तो ये हवाएं जब चलती हैं भूमध्य सागर से होती हुई, तो इटली में लाल बालू के कणों के कारण पानी का कलर लाल हो जाता है, और इसको बोलते हैं खूनी वर्षा, रक्त वर्षा। तो सिराको की लोकेशन सही है। चिनूक राकी पर्वत से संबंधित है। राकी पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जो विंड चलती हैं उनको चिनूक बोलते हैं। हार्मटन मध्य अफ्रीका की विंड्स है, इसको डॉक्टर विंड्स बोलते हैं, ये भी सही है। आंसर इसका डी होगा। अगला और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन का संबंध अपने टॉपिक से होता है। एक क्वेश्चन को भाई समझिए, जैसे चावल को हम पकाते हैं, एक दाना निकालते हैं तो पूरे कुकर का अंदाजा मिल जाता है। एक क्वेश्चन के बहाने आप पूरे सब्जेक्ट को खकोल लेंगे। जहाँ जहाँ डाउट हो उनको आप देखिएगा, समझिएगा, कमेंट जब करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इससे जुड़े रहें और हमसे जुड़े रहें। तो कमेंट करें, अपना सजेशन दें, सुझाव दें। टाइम जोन से एक क्वेश्चन है, यदि दिल्ली में कोई मैच मॉर्निंग में 10 बजे शुरू होता है तो लंदन के दर्शक उस समय उसको किस समय देखेंगे? सबको पता है कि ये हमारा ग्लोब है, और ये है GMT लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो लंदन से पास होती है। लंदन 0 डिग्री पर है। यहीं पर हमारा भारत है जो 82.5 डिग्री पर है। ये लाइन भारत से गुजरती है। ये भारत की स्थानीय समय रेखा है, और इस आधार पर 82.5 देशांतर को पार करने में हम लोगों को 5 घंटे लगते हैं। इसको इस तरीके समझिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री मूवमेंट करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 15। और इस आधार पर 1 घंटे में 15 करेगी, तो 82.5 देशांतर को पार करने में अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे लंदन पर, तो जब अर्थ 82.5 तक आएगी, यहाँ से लंदन यहाँ पे आएगा, तो 82.5 में देखेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर साफ साफ दिख रहा है। तो हर देश का अपना फिक्स लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है, तो 82.5 को पार करने में हमें 5.5 घंटा लगते हैं। और लंदन चूंकि 0 डिग्री पर है, तो लंदन में यदि 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। और भारत में यदि 10 बजा होगा, चूंकि हम यहाँ पर हैं, ये भारत है, और 82.5 रेखा भारत में हम ये मान लेते हैं ये रही, और लंदन हमारा ये ब्रिटेन है, तो लंदन हम ये मान लेते हैं ऐसे है, ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है।
तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो भारत में यदि 10 बजा है तो लंदन में सुबह के 4:30 बजे होंगे, तो 4:30 में 5:30 जोड़ देंगे 10 बजे। क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूँ, यदि लंदन में सुबह के 4 बजे होंगे तो उस समय भारत की सुइयां घड़ियों की क्या समय बता रही हैं? सुबह के 4 बजे हैं तो 5.5 घंटा जोड़ दो, 9:30 का वक्त हुआ होगा। तो इस आधार पर इसको कैलकुलेट करना है। ठीक, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें अभी समझा भी नहीं सकते क्योंकि समय को भी देखना है। तो ये हुआ कि जितना हो थोड़ा थोड़ा चलता रहे। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम हाइड्रो प्लांट आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक, सी आंसर। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 है। पहले NH7 सबसे बड़ा था, तो वर्तमान में NH44 सबसे बड़ा है। ये आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाता है और भारत को नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इस NH को बोलते हैं NH44 या नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ऐसे ही ईस्ट में यदि असम है, वेस्ट में यदि गुजरात है, तो ये ऐसे मिला दें तो ये बन जाएगा NH27। जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा NH होगा, इसको बोलते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा, और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा NH44 जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है। तो आंसर होगा 44। फॉकलैंड द्वीप किन दो देशों के बीच में विवाद का विषय रहा है? फॉकलैंड साउथ अमेरिका में द्वीप है, जो इस इमेज में नहीं, मैंने बना दिया, ये रहा। ये अर्जेंटीना देश है और एक तरफ ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन इसको अपना उपनिवेश मानता है, अर्जेंटीना इसको अपने मुख्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ मानता है। तो विवाद है इसमें अर्जेंटीना बनाम ब्रिटेन के बीच। इसी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि दक्षिण अमेरिका में कौन से देश लैंडलॉक है, स्थलबद्ध है, जिनका कोई किनारा नहीं है, जो भूमिगत हैं, जमीन से लगे हुए हैं चारों तरफ से? तो आप देख सकते हैं इस फिगर में पराग्वे देश ये रहा और बोलीविया, दो देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं, तो पराग्वे और बोलीविया ए आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोलंबिया आपका कोस्टल है, यहाँ पर देखिए सूरीनाम, पराना, तो केवल 2 देश इसमें ऐसे हैं जो लैंडलॉक है। इतनी बात है जी इसमें शेयर करनी थी। क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्टिव थे, कुछ काफ़ी डिटेल मांगते हैं, बताना और भी चाहते थे, लेकिन ये था कि समय कम पड़ जाएगा। सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा। आप विषय से जुड़े रहें, जितने भी आपके अपने परिचित हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी बातें सबको पहुँचें। जो मेहनत है वो दिखनी चाहिए, आपकी भी हमारी भी। इन्हीं सभी बातों के साथ जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।